बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुड इवनिंग, वेलकम टू वॉइस ऑफ पाकिस्तान, वेलकम टू रोज टेलीविजन नेटवर्क इस्लामाबाद। मुल्क पाकिस्तान की जब हम लोग बात करते हैं तो 76 ईयर हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह में आज़ाद हुए। लेकिन आज जब अपने मुल्क की हम सूरत हाल को देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारा मुल्क सियासी बहरान का शिकार है। इसके साथ साथ जो हमारे इक़्तिसादी जो हालात हैं वो भी कुछ ठीक नहीं हैं, जो माशी हालात हैं वो भी दिन ब दिन उनमें कमी आ रही है। और आखिर यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि आखिर ये जो मुल्क हमारे बहरानों का शिकार है इसके अक्सर जिम्मेदार कौन हैं? क्या हमारे सियासतदान इसके जिम्मेदार हैं, या हमारे अदलिया इसके जिम्मेदार है, या हमारे एस्टेब्लिशमेंट का कसूर है? लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि इन तमाम के तमाम जो इदारे, अगर इनको इंडिविजुअली जाकर इनसे इनकी राय मालूम की जाए, अगर हम अपने पॉलिटिशियन से पूछते हैं कि भाई 76 ईयर में आपकी ऐसी क्या पॉलिसीज हैं जिसकी वजह से स्टिल एट टाइम अभी तक हम अपनी मुल्क की माशियत को सही तरह से संभाला नहीं दे पा रहे, तो वो इस जो कसूर है, जो इसकी जो जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेंगे। इसी तरह जब हम अदलिया के पास जाएंगे तो अगर हम उनसे कोई अगर पूछे क्या भाई ये आपकी वजह से हमारा मुल्क बहरान का शिकार है, तो वो भी इसको ऑन नहीं करेंगे। जब एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं वो उनसे ये कहेंगे कि भाई देखें 76 ईयर में हमने मुल्क के ऊपर कोई भी ऐसा तसल्लुत कायम नहीं किया, ना ही किसी ने बैरूनी आपके ऊपर हमला किया जिसमें आपकी सालिमियत का खतरा हो, वो इससे ला ताल्लुकी का इज़हार करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं हकीकत की मानू में, तो इसमें जब हम आवाम की राय लेते हैं तो आवाम में अगर आप किसी आम ले मैन से पूछें या इसके साथ साथ किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछें तो उसका सिर्फ एक ही नारा होगा, उसकी सिर्फ एक ही स्टांस होगा, वो यही होगा कि इस मुल्क को इस नहक तक पहुंचाने वाले हमारे सियासतदान हैं। आखिर क्या बात है कि यही वो लोग हैं कि जिनको इलेक्ट करके ये लोग आगे भेजते हैं, और फिर जब लोग आगे जाते हैं तो फिर उनकी उमंगों के मुताबिक ये लोग काम नहीं करते। जब ये काम नहीं करते फिर सारे के साथ ब्लेम इन तक डाल दिया जाता है कि भाई ये सियासतदान काम नहीं करते। लेकिन मेरे ख्याल में, जो मेरी राय से काफ़ी मुख्तलिफ है, हमारे अदलिया हो गई या हमारे एस्टेब्लिशमेंट हो गई या हमारी सियासतदान हो गए, उनका तो कसूर है ही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कसूर हमारी आवाम का है। क्योंकि जब किसी को आजमाया जाता है तो एक दफ़ा आजमाया जाता है, 2 दफ़ा आजमाया जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 दफ़ा आजमाया जाता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारी इस आवाम ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 20 बार जिन लोगों को आजमाया और अभी भी उनको चांस दे रहे हैं कि शायद ये आज ठीक हो जाएं, शायद कल ठीक हो जाएं, हमारे मुल्क की तकदीर आज बदल जाएगी, हमारी महंगाई आज कम हो जाएगी, हमारे अच्छे हालात आज से शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा 76 ईयर में कभी भी नहीं हुआ। जो दिन भी यहाँ पे आ रहा है एक आम आदमी के लिए बहुत सी ज़्यादा मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। एक रेडी वाले के लिए उससे हम मिसाल ले लेते हैं, एक छाबड़ी वाले की मिसाल ले लेते हैं, एक आम दुकानदार की मिसाल ले लेते हैं, एक ग्रेड 1-2 के जो मुलाजमीन उनकी जब हम लोग बात करते हैं तो एक वक्त का 2 वक्त का खाना खाने के लिए मुश्किल हो जाता है। अपने बच्चों की फीसेस कहाँ से दें, और ऊपर से जो यहाँ पे देखते हैं कि तरह तरह के जो टैक्सेस यहाँ पे इम्पोज किए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। जब गवर्नमेंट का जी चाहता है कि वो एक नया टैक्स वहाँ पे लगा देती है, जब उनका जी चाहता है तो इलेक्ट्रिसिटी की जो अपने प्राइसेस में इजाफा कर दिया जाता है। जो नेशनल कुदरती गैस पाकिस्तान के बेशुमार ज़खायर हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि डे बाई डे जो आपकी यहाँ पे नेशनल गैसेस की जो प्राइसेस हैं इनको इंक्रीज किया जाता है। आज जब देखते हैं कि अभी सर्दियों का मौसम नहीं है, उस एतबार से गर्मी का मौसम है, लेकिन आज अगर बार बार अगर लोड शेडिंग हो रही है, आपकी गैस की नेचुरल गैस नहीं दी जाती, तो मैं ये समझता हूँ कि जो सर्दियों का जो असल वक्त आएगा जिस वक्त लोगों को गैस की ज़रूरत पड़ती है, तो उस वक्त क्या हाल होगा। जब हम बात करते हैं सियासतदानों की तो देखते हैं कि वो आईनी जो तरामीम करने पे पर उनका हमेशा जोर होता है, फोकस होता है। अभी रिसेंटली हम देखते हैं पाकिस्तान के आइन में 26 जहाँ पे जो तरामीम वहाँ पे पेश की गई, लेकिन जो 26वीं तरामीम जो उन्होंने पेश की, लेकिन इसके बाद ये हुआ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब और साथ जो अपोजिशन की जो यहाँ पे ऐसी पार्टी हैं जिनकी वजह से ये वाली तरमीम को उन्होंने मंजूर नहीं किया। आखिर क्या वजह हो सकती है कि हमारे सियासतदान कब सीरियस होंगे, कब इस मुल्क के बारे में सोचेंगे, और साथ साथ जो हमारा नाइबर कंट्री है, जब हम उसकी यहाँ पे बातचीत करते हैं तो वो तो अपने जो उनके जेर कंट्रोल जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर उन्होंने इलेक्शन कराने का भी उन्होंने इंदिया दे दिया है, और कमिंग वीक्स में जो हम देखेंगे कि वहाँ पे भी इलेक्शंस होंगे। लेकिन दर हकीकत हम ये देखना चाहते हैं कि जो हमारे मुल्क की पाकिस्तान की जो आवाम है ये हुकूमत की तरफ देख रही है और हुकूमत किसी और की तरफ देख रही है। अब मुझे समझ नहीं आती कि जब हम जो आवाम तो हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत आगे क्यों देख रही है? अगर वो लोग अगर यहाँ पे गवर्नमेंट में मौजूद हैं तो ये उनका काम है कि उनकी टीम वर्क ऐसा होना चाहिए, उनकी टीम वर्क ज़बरदस्त होना चाहिए ताकि वो अपने मुल्क की बासियों के लिए आसानी पैदा कर सकें, उनके लिए सहूलियात मुहैया कर सकें। यही बात है कि
जब हम अपना हिस्से का काम नहीं करते तो फिर वो जो बर्डन होता है वो शिफ्ट होकर आ जाता है, हमारे छोटू भी आ जाता है, फिर हमारे मुख्तलिफ किस्म के इदारे उसमें मुलविस हो जाते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ना माशी हालत बेहतर हो सकती है, ना मशरती हालत बेहतर हो सकती है, ना इक़्तिसादी हालत बेहतर हो सकती है, ना सियासी हालत बेहतर हो सकती है, और मुल्क दिन ब दिन बहरान का शिकार होता चला जाता है। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान बच्चे कहते हैं मोहम्मद एजाज बशीर, और जो आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो इसी वजह से है कि हमारे मुल्क में जो असल जो बहरान है इसकी कान लोग इसकी वजूहत बने हैं कि इसकी क्या वजह हो सकती है। इसके पर बातचीत करने के लिए हमारे माज़िज़ पैनलिस्ट जो आज के शो में हिस्सा बने हैं उनका तारुफ करता चलूँ। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब इनामुल हक अब्बासी साहब हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट भी हैं पाकिस्तान इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। उनके साथ हैं जनाब मोहम्मद आलम साहब, डायरेक्टर ऑफ एस्पेयर कॉलेज एंड स्कूल्स, और उसके साथ साथ एजुकेशन की दुनिया में एक बड़ा नाम रखते हैं, हमको अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया अभी हम तशरीफ लाए। और मुफ्ती डॉक्टर सैफुल्लाह साहब हमारे साथ हैं जो सोशल वर्कर भी हैं और ईदी वेलफेयर फाउंडेशन के तहत इन्होंने बेशुमार किस्म के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके आज यहाँ पे चल रहे हैं, उनकी यहाँ पे रहनुमाई कर रहे हैं। आज हमारे शो का हिस्सा बने उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मिजाज इकराम, अल्लाह खुशियाँ अता फरमाए। इनामुल हक अब्बासी साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो अभी जो हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है, हमारे मुल्क की मुख्तलिफ किस्म की, मैं ये समझता हूँ बीमारियों का शिकार है। दिमागी बीमारी हो गई, इक़्तिसादी बीमारी हो गई, इसके साथ साथ सियासी बीमारी हो गई। हम आखिर कब ठीक होंगे? जब हम खुद ठीक नहीं होंगे तो फिर हमारा मुल्क ठीक नहीं होगा। आखिर हम कब ठीक होंगे तो हम अपने मुल्क को ठीक करेंगे? सोचें। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा टॉपिक जो है ना आज चूज़ किया डॉक्टर साहब, और थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए, मौका दिया बात करने के लिए। जो आप फरमा रहे हैं ये आजकल हर जगह पे यही डिस्कस हो रहा है। सही, हालात ऐसे बन चुके हैं कि आप कह रहे हैं कि जी इसका कसूरवार कौन है। तो आपकी एक बात के साथ मैं एग्री ज़रूर करूंगा कि जितनी आपने कहा फलां कसूरवार हो सकता है, फलां हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में ज़्यादातर कसूर जो है यहाँ पे आवाम का है। उसकी वजह यह है कि हम 5 साल तक आम आवाम जो है वो रोती रहती है, कभी बिजली का, कभी महंगाई का, कभी बेरोजगारी का, हर तरह के रोने रोते हैं। लेकिन जब इलेक्शंस के दिन आते हैं तो वही वाली बात कि वो आजमाए हुओं को आजमाया जाता है, आजमाया जाता है। ये सबसे हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ वो शऊर डेवलप नहीं हो सका जो होना चाहिए था। तो इसमें मैं कहता हूँ कि आप सियासतदानों को जितना कसूरवार गिन रहे हैं ना, उनसे ज्यादा आवाम तो उससे ज्यादा जो कसूर है वो आम आवाम का है। बेशक ऐसा ही। उसकी वजह यह है कि एक दफा कोई बंदा आता है उसे आप जज करें, दूसरी दफा है, तीसरे, मेरा ख्याल है 3 दफा किसी शख्स को आजमाना वो खिलाफ सुन्नत है, वो खिलाफ सुन्नत भी, और वो बहुत एंड है। हाँ। अगर 3 बार तक वो एक बंदा 3 दफा इलेक्ट होता है, आप उसे वोट्स देते हैं और वो तीसरी बार तक भी आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके इलाके के लिए कुछ नहीं करता, बेहतरी नहीं ला सकता आपकी जिंदगी में, और आपकी जो जरूरियात जिंदगी हैं उन्हें कुछ मैनेज नहीं करवा सकता, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दे सकता, तालीम और सेहत के हवाले से कुछ नहीं कर सकता, तो मेरा ख्याल है चौथी बार उसे नहीं आना चाहिए। लेकिन हम इस चीज के गवाह हैं कि यहाँ पे 7-7, 8-8, 9-9 बार, बल्कि 8-9 बार भी लोग इलेक्ट होकर असेंबली में आए हैं, और आज भी लोग वहां पे रोना रो रहे हैं कि जी हमारे काम नहीं हो रहे। तो इसका मतलब है वो 7, 8 या 9 बार आने वाले का इतना कसूर नहीं है, कसूर है उसका भी लाने वाले को, लेकिन जितना लाने वाला को कसूर है। और एक चीज है इनामुल हक अब्बासी साहब हमारे सामने, हमारे तमाम सुनने वाले देख रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ही है, हम वोट अपनी मर्जी का करते नहीं हैं, पूरे 5 साल रोना रो रहे होते हैं, और जिस दिन वोट कॉस्ट करने का वक्त आता है तो ये बरादरी का मसला है, हमारी पार्टी का मसला है, और साथ हमारे इज्जत का मसला है। अब ये मसले अगर आप वहाँ पे उस वक्त अपने जहन में रखते हुए अगर आप वोट कॉस्ट करें, फिर आप राइट पर्सन की वहाँ पे चॉइस करें। हम राइट पर्सन की चॉइस करते ही नहीं हैं। और दूसरी ये है कि जब माना कि हमारे पॉलिटिशियंस उस लिहाज से डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्या जो बाकी हमारे इदारे हैं, हमारा अदलिया है, क्या वो अच्छे से यहाँ डिलीवर कर पा रहे हैं? क्या हमारा एस्टेब्लिशमेंट है वो उनको डिलीवर करने में क्या हेल्पफुल साबित हो रही है? मैं इस पर यह जवाब दूंगा कि अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट जो है वो बराह रास्त अवाम के साथ नहीं है। सही, आप देखेंगे अब 25-26 करोड़ अवाम है, 25-26 करोड़ में से कितने से लोगों के केसेस हैं? सही, तो डायरेक्टली अदलिया के साथ अवाम का उस तरीके से इंटरेक्ट नहीं है। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट है तो फौज के साथ भी अवाम का मोहब्बत का रिश्ता जरूर है, लेकिन डायरेक्टली इंटरेक्ट वो नहीं है। ठीक है, चाहे जाए कि जो 2-3 एक दफा जो मार्शल लॉज आए उनमें और चीज है, लेकिन बाकी देख लें
کہ سیاستدان جو ہے وہ دن رات عوام کے ساتھ ہے, عوام کا ان کے ساتھ انٹریکشن ہے, جینا مرنا خوشی غمی ہر جگہ پہ سیاستدان پہنچا ہوتا ہے اور عوام دیکھتے بھی انہیں کی طرف ہیں. اس لیے جب بار بار سیاستدانوں پہ انگلی اٹھتی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ ووٹ جو ہے وہ عدلیہ کو نہیں دیتے, ووٹ اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دیتے, وہ ڈائریکٹ عوام سے لے کے کون آتا ہے, عوام کا نمائندہ لے کے آتا ہے. ہم لوگ یا ہمارے لوگ آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آپ کے مسائل حل کریں گے. اب دیکھیں مجھے یا کسی اور کو بھی کوئی عوام یہ تو نہیں کہتی, کوئی ہم جا کے کسی کو ریکویسٹ تو نہیں کرتے کہ بھئی آپ آگے الیکشن لڑ لیں. بندہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہے, ایک پولیٹیشین پیش کرتا ہے کہ جی میں آپ کے مسائل کا حل ہوں یا میں حل کر کے دکھاؤں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اسے حل کرنا چاہیے. اور اگر عوام میں زیادہ تر بات اگر کسی ٹاپ ٹی وی شوز میں بھی واقعی بھی سیاستدانوں پہ ہوتی ہے تو اس کا مین مطلب یہی ہے کہ سیاستدان خود کو پیش کرتے ہیں, سیاسی پارٹیاں اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں, منشور دیتی ہیں اپنا کہ بھئی ہم عوام میں یہاں مسائل ہیں, تعلیم کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, بے روزگاری کے حوالے سے, امن و امان کے حوالے سے, تو یہ ہم آپ کے حل کریں گے. پارٹیوں کو منشور ہوتے ہیں نا مختلف, تو اسی طرح عوام میں جب جاتے ہیں تو پھر ظاہری بات ہے سوال بھی انہی سے کیا جاتا ہے, انہیں سے کیا جاتا ہے. دوسری بات آپ ہمارے تمام سننے والوں کو یہ بھی رہنمائی کریں کہ عوام کو جب پتا بھی ہے کہ بھائی 2 ٹائم 3 ٹائم 5 ٹائم ٹائم بائی ٹائم آپ ان کو آزما چکے ہیں, لیکن بار بار ان کے انتخاب کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا وہ دھانس ہوتی ہے, کوئی پریشر ہوتا ہے, کوئی ڈومینیٹ کیا جاتا ہے ان کو, اس کی کیا وجہ؟ سر یہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن میں پھر وہی کہوں گا کہ دھونس دھاندلی بھی نا 100 میں سے 10% ہو سکتی ہے, 20% ہو سکتی ہے, 30% ہو سکتی ہے, میرے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی. دھونس ایک حد تک چلتی ہے, لیکن ہمارے ہاں سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ شعور کی کمی, آگاہی نہیں ہے. اور ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں, بڑے سے لوگ ایسے ہیں گاؤں میں جا کے دیکھیں, رورل ایریا میں دیکھتے ہیں, بالکل جو کہتے ہیں نا چٹا ان پڑھ ٹائپ, بالکل کچھ نہیں پڑھا لکھا, وہ بھی جب ووٹ ڈالنے کے لیے آتے ہیں وہ اپنی مرضی سے جا کے اندر. اب دیکھیں آپ جب انگوٹھا جا کے لگاتے ہیں تو وہاں پہ آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, کوئی بھی نہیں ہوتا. بڑی پیاری بات کرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں کہ کون جا کے آپ کو کہے گا کہاں گن پڑے گا. ٹھیک ہے, تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ 10% 20% تک یہ ہو سکتا ہے, لیکن میری سب سے زیادہ جو میں سمجھتا ہوں کہ عوام کو اب آنکھیں کھولنی چاہیے. ایک شخص ہمارے ہاں سب سے بڑی چیز ہے جو پاکستان کے لیے مخلص نہیں ہے, جو عوام کے لیے مخلص نہیں ہے, چاہے وہ کسی پارٹی سے بھی ہو, وہ کسی برادری سے ہو, کسی کا رشتہ دار ہو, آپ اسے جناب معذرت کریں, لڑائی جھگڑا نہ کر سکیں, بھائی بس آپ کو دیکھ لیا ہم نے, اب ہمارا آپ کو جواب ہے. اب جب یہ کہیں گے تو نیکسٹ ٹائم وہ بڑا سوچ کے آئے گا. ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ ہے, یہاں معذرت کے ساتھ یہ ہے کہ کوئی ایم پی ایم این اے کسی جگہ پہ چلا جاتا ہے تو لوگ اس کے آگے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں, حالانکہ اسے عوام کی طرف دیکھنا چاہیے. وہ ہمارا جو ہے نا ہمارا ریپرزینٹیٹیو ہے, ٹھیک ہے, تو ہم ووٹ دیتے ہیں یا عوام ووٹ جب دیتی ہے کسی کو تو آپ دیکھیں کہ وہ آپ کے کام بجائے اس کے آپ بھاگے جائیں. ایون یہاں تو ہے کہ سلیکٹو ایم این اے یا ایم پی اے تو دور کی بات ہے, جو ان کے آگے اسسٹنٹس ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایم این اے ایم پی اے اور منسٹر سمجھتے ہیں. زیادہ پروٹوکول تو یہ چیزیں جو ہے اس میں سے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ عوام کو آنکھیں کھولنا چاہیے. شعور ڈیولپ کیسے ہوگا؟ آج بڑی بات ہو رہی ہے ماشاءاللہ, میں میڈیا پہ بڑی سی باتیں کی جاتی ہیں, میڈیا واقعی کچھ نہ کچھ ہائپ بھی کریٹ کر دیتا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ میڈیا نے پچھلے 10 12 15 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو آگاہی دینے میں, شعور دینے میں بڑا جو ہے نا وائٹل رول کردار ادا کیا. تھینک یو. ہم بڑھیں گے, ہمارے ساتھ ہیں محمد عالم صاحب, ایجوکیشنسٹ. یہاں بات شعور کی ہو رہی ہے اور تعلیم کا دوسرا نام شعور ہے. تعلیم کا مطلب دیکھیں تو وہ ہے شعور. کیا پھر یہ شعور جو ہمارے انسٹیٹیوشنز ہیں وہاں پہ وہ لیک کرتے ہیں شعور دینے میں, یا پھر جو ہمارا جو تعلیم ہونے کے باوجود ہم شعور خود سے نہیں اڈاپٹ کرنا چاہتے, ایون دن کہ ہمارے پاس ڈگریز ہوتی ہیں لیکن ہم اس کے باوجود ایسی حرکت کر لیتے ہیں کہ پھر وہ ایک, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر وہ جو ہماری جو تعلیم ہوتی ہے وہ کسی کام کی نہیں رہتی. تو پاکستان کا جو نظام تعلیم ہے اس کے اوپر آپ ذرا بات کریں کہ اس میں کیا کچھ یہاں پہ جو لیکنس پائی جاتی ہے تو اس کو کیسے امپروو کیا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. آپ نے آج موقع دیا روز ٹی وی نے, کئی پہلے پروگرام بھی میں نے روز ٹی وی کے دیکھے ایجوکیشن پہ. بنیادی جس طرح کی سے سر نے بتایا, انعام صاحب نے, شعور, ایجوکیشن جو ہے وہ بنیادی حق ہے ہر بندے کا. صحیح. اور وہ بنیادی حق پاکستان میں ابھی تک مل نہیں رہا. اس کے 3 پلر, ہر چیز کے 3 پلر ہوتے ہیں. والدین ہیں, ایجوکیشن سے ادارے ہیں, اور ساتھ پیرنٹس ہیں. اگر گورنمنٹ کو دیکھ لے تو میرے خیال میں گورنمنٹ ٹوٹلی فیل ہے ایجوکیشن میں. صحیح. وہ کبھی بھی آپ کو جو لیول ایجوکیشن کا چل رہا ہے, جو دنیا کمپیٹ کر رہی ہے, وہ صرف اور صرف میرے خیال میں ابھی جو پرائیویٹ انسٹیٹیوٹ ہے وہ
कम अज कम उसको compete कर रहा है, यानी उसके नजदीक जा रहा है। गवर्नमेंट का कोई इदारा आप देख लो, कभी भी एजुकेशन पे नहीं जाता, और वो बुनियादी हक है, उस बुनियादी हक में शऊर का बहुत बड़ा फुकदान है। सही। वो शऊर गवर्नमेंट का कोई शऊर नहीं। कैसे आगे हम जाए, कौन सा पॉलिसी बनाए, कौन सा लॉन्ग टर्म बनाए, बहुत ही बातें, जब से हमारी पैदाइश से भी यही बातें हो रही है। यकसा तालीम अभी तक कुछ नहीं है। खान साहब ने कोशिश की थी यकसान तालीम की, लेकिन वो फिर से उनको रूल बैक किया गया। नामुमकिन है, क्योंकि इतना डोमिनेंट हो चुके हैं मुख्तलिफ सिस्टम कि उसमें हुकूमत भी बेबस हो जाती है, और वो शोर दूसरा आ जाता है पेरेंट्स को। पूरा बर्डन जो कुछ भी हो रहा है पेरेंट्स उसको भुगता रहे। फिर पेरेंट्स की सबसे ज्यादा मसाइल अपने बच्चे में, वो भी पेरेंट्स का भी है। वो उसके जहन में कितना खर्चा, उसका तकरीबन 50% इनकम बच्चों पे खर्चा पे जाता है। लेकिन यहाँ पे लेक ऑफ शऊर हो जाता है कि वो कभी उसने खुद पूछा है कि मैं अपने बच्चों पे इतना खर्चा कर रहा हूँ? क्या उसने अपने बच्चों से पूछा भी गया है कि जो खर्चा हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं? सही। और उसमें एजुकेशन का भी मसला है कि जितने अभी एजुकेशन से लोग आ रहे हैं, पहले बीए होता था, बहुत अच्छे अच्छे टीचर मिलते थे, हमें पढ़ाते थे। अभी जो जितने एजुकेशन एमएस करके एमफिल करके कोई शऊर नहीं है। डिग्री है लेकिन शऊर नहीं है, शऊर नहीं है। इट मीन्स कि जो हमारे जो मुल्क में तालीम की कमी नहीं है, अगर कमी है तो वहाँ पे हमारे शऊर की कमी है। अगर तालीम में अगर यहाँ पे हमारे पास आएंगे, अगर इसमें अगर कोई कमी है तो हमारी तरबियत में कमी है। अगर तरबियत होगी तो हमें शऊर भी आएगा और तालीम भी हम हासिल करेंगे। तरबियत और स्किल की बात जब आप कर लेना तो आप हर बंदे के ये सोच हो जाता है कि स्किल एजुकेशन। अब भी मेरे जहन में, क्योंकि मैं इवन पेरेंट सारे अच्छे अच्छे पोजीशनों पे हैं, उसको ये समझ आ रहा है कि स्किल का मतलब है कि आप नंबर बन गया या कोई अकाउंटेंट बन गया। स्किल ये नहीं है। स्किल का मतलब है कि एक मैदान में आप बैठ गया तो आप में इतना स्किल हो कि पूरा मैदान को अपने गिरफ्त में ले लो। सही। आपका इतना तरबियत हो चुके हो हाउ टू गो विद द सिस्टम, ये नहीं है। गुड, जबरदस्त एनालिसिस। और क्योंकि जब हम शऊर की बात करते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की जब हमने थ्योरीज हम देखते हैं, जब मुख्तलिफ किस्म की हम सिस्टर कंसर्न कहानीज देखते हैं, उसमें एक चीज़ हमारे सामने आती है कि जब शऊर की बात हो रही होती है तो फिर शऊर आपको इल्म देता है, तालीम देती है, एजुकेशन देती है। और जब एजुकेशन अगर आपको शऊर दे रही है तो उसके बावजूद अगर इंसान उस शऊर को सही माने में इस्तेमाल ना करे, इट मीन्स कि वो पढ़ा लिखा जाहिल कहलाता है। एग्जैक्टली, ये लफ्ज थोड़ा सा बुरा है, मैं कहना चाहता था बहुत से पेरेंट्स मेरे पास 600 बच्चे स्पायर स्कूल में है चक्षाजाद में, उसमें से 20% भी लोग ये नहीं पूछते कि मैं इतने बच्चों को अगर मैं इतना फीस दे रहा हूँ और फीस से ज्यादा मैं कन्विंस के पैसे कर रहा हूँ, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि चला जाऊं कि मेरे में मसला कहाँ है, एजुकेशन में मसला कहाँ है? उनको आप कॉल भी कर लोगे, वो सिर्फ कहता है मैं आपको पैसे दे रहा हूँ और आपका काम है हमारे बच्चों को पढ़ाना। लेकिन पैसे देने से, पैसे अगर आपके पास हैं, किसी को दे राह चलते हुए देते हैं, तो मेरे ख्याल में पैसे देने से कोई आपके तालीम को खरीद नहीं लेते। मैं ये समझता हूँ कि पैसे देने के साथ साथ इंसान को खुद से तवज्जो देने की जरूरत होती है। जब पैसा दे दे उसमें एक और बात हो जाती है, इज्जत खत्म हो जाती है। इज्जत खत्म हो जाती है। उस्ताद का इज्जत खत्म हो जाती है, वो उसके जहन में है कि आई एम पेइंग टू यू। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो तालीम है, जो एजुकेशन है, इसका कोई नेमल बदल है ही नहीं, इसकी कोई कॉस्ट अदा कर ही नहीं सकता। Exactly. क्योंकि जो टीचर, जो मालिमीन अगर वो हमें दे रहे होते हैं, हम किसी को दे रहे होते हैं, वो तालीम होती है। और पैसे तो खत्म हो जाने वाली चीज है, लेकिन जो शऊर, जो रोशनी, जो तालीम, जो इल्म, वो एट द एंड ऑफ द टाइम, उस वक्त के बाद भी वो जारी सारी रहता है। तो कहने की बात यह है कि तालीम की कोई कीमत नहीं हो सकती। जनाब डॉक्टर साहब, डॉक्टर सफीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फलाही काम करने में आप माशाल्लाह ताला बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लेते हैं, और साथ साथ ये कि जो दुखी लोग होते हैं उनका आप आसरा बनते हैं। ये काम जब आप करते हैं तो आपके दिल में तस्कीन पहुंचती है। लेकिन ये इसकी शुरुआत करने में आखिर ऐसे क्या चीज़ थी कि आपने सोचा कि इस फील्ड में उतर जाया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जब हम पढ़ रहे थे, तालीम की बात आ गई, तो हम एक हदीस, जब बुखारी शरीफ शुरू होते हैं तो उस शुरू में यही हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब
वहाँ गार हिरा में गए, वापस आए तो बहुत वही आई, परेशान थे। तो उस वक़्त खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा उनको तसल्ली देते हुए फरमाया कि आप परेशान ना हो, आपको कुछ नहीं होगा। उसकी वजह दो बयान की, इन्नका लसिल रहमा, एक तो आप में सिल रहमी है, सही, और आप गरीबों के मदद करने वाले हैं। जो लोग गरीबों के, बेसहाराओं के मदद करते हैं ना, तो वो कभी दुनिया में नाकाम नहीं होते। बहुत बड़ी बात है माशाअल्लाह। और मैं आपको मजे की बात बताऊं, हम जब इबादत कर रहे होते हैं, इबादत में सबसे अफजल इबादत नमाज है, लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो और आप नमाज के साथ फवैलुल लिल मुसल्लीन, तुम नमाज के साथ हलाक व बर्बाद हो जाओ। कब? ला यहुज़्ज़ु अला तामिल मिस्कीन, जब आप किसी मिस्कीन पर रहम नहीं कर सकते, काहे नहीं कर सकते, वो नमाज के साथ हलाक हो जाओ। अल्लाह अल्लाह। यानी ये जो चीज़ें हम दुनिया को नहीं बता रहे होते ना, ये हम जहाँ तक दीन को हम देख ले तो 100% दीन, 100% दीन, उस 100% दीन में 25% दीन इबादत है, 75% दीन जो है ना वो मखलूक खुदा के साथ उसका वाबस्ता, जिसको मामलात कहते हैं, हुकूकुल इबाद। और यही वजह में कुरान की हम इसको देखते कि फरमाते हैं कि आप जहन्नमी से पूछ लेंगे कि मा सलककुम फी सक़र, आप जहन्नम में क्यों आए, तो वहाँ पे यही बात करेंगे कि लम नकु मिनल मुसल्लीन व लम नकु नुतइमुल मिस्कीन। हम एक तरफ नमाज नहीं पढ़ते थे, लेकिन दूसरा एक मसला और था, वो ये था कि हम मिस्कीनों को, लाचारों को खाना नहीं खिलाते थे, मखलूक खुदा पर रहम नहीं करते थे। और मैं एक मजे की बात बताऊं, जब एक आदमी कसम खा लेते हैं झूठे, एक आदमी रोजा तोड़ लेते हैं, एक आदमी नमाज छोड़ देते हैं, अब ये इसकी जब कफारे की बात आती है ना, तो होना यही चाहिए वैसे आकलन कि एक आदमी ने नमाज छोड़ा है तो लिहाजा वो कफारे में नमाज अदा करे, मरने के बाद उसके रिश्तेदार नमाज अदा करें, या रोजे छोड़ा है तो उसके रिश्तेदार रोजे रख रहे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं नहीं, इसने रोजा तोड़ा है मेरी नाफरमानी की, इसने नमाज छोड़ा है मेरी नाफरमानी की। अब चूंकि मेरी नाफरमानी की है तो मेरा गैब गजब आया है, तो मेरा गुस्सा जो ठंडा होगा वो ये मखलूक को खाना खिलाए, मिस्किनों को खाना खिलाए, उससे मेरा गुस्सा ठंडा होगा, ताकि ये मखलूक को रहम कर ले, उस पर रहम करे। तो इरहम मन फिल अर्द यरहमुका मन फिस समा, तो अहले जमीन पर रहम कर, खुदा फरमाते हैं मैं तुम पे। माशाअल्लाह। तो रहम का एक फ़लसफ़ा था जिसको लेके आप इस तंजीम का हिस्सा बने और लोगों की मुश्किलात हल करते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, कि ज़बरदस्त किस्म का आप काम कर रहे हैं। प्रोग्राम वॉइस ऑफ पाकिस्तान में यहाँ पे टाइम होता है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो बासी साहब आपसे पूछें कि जो आईने पाकिस्तान में जो बार बार जब चेंजेस की जाती हैं, ऑफ कोर्स ये हमारे मुल्क की सलामती के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन जब आप मींस के बाई फोर्स अगर उसमें चेंजेस लाएंगे रात के अंधेरों में छुप छुप के, तो मेरे ख्याल में वो हमारे मुल्क की सालमियत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन सबसे पहले वक्फा हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक वंस अगेन, मुझे कहते हैं मोहम्मद रियाज बशीर, आप प्रोग्राम देखें वॉइस ऑफ पाकिस्तान। और जब हम ब्रेक में गए थे मुख्तलिफ किस्म की चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे अपने पैनलिस्ट के साथ, जो सबसे अहम जो चीज़ ये थी कि मुल्क की सालमियत की खतरा हो जाता है। और जब हम किसी ऐसे कश्मीर की जो एरिया है वहाँ पे जब हम जाते हैं, कोई एयरपोर्ट्स की बात करते हैं कि वहाँ पे एयरपोर्ट्स क्यों नहीं बन रहे, जो मिनी एयरक्राफ्ट्स के लिए, तो फिर वहाँ पे हमें पैगाम मिलता है भाई यहाँ पे जो हमारे इदारे कह रहे हैं कि भाई अब यहाँ पे मुल्क की सलामती को खतरा है, जिसकी वजह से यहाँ पे एयरपोर्ट नहीं बन रहे। इसके साथ साथ जब हम यहाँ पे क्रिकेट स्टेडियम्स की बात करते हैं तो वो वहाँ पे बनाई जाती हैं। इसके साथ साथ जब वहाँ पे जो म्यूजिकल शोज़ की बात करते हैं वो वहाँ पे उनका इनेकाद किया जाता है। फिर जो डिफरेंट किस्म के फेस्टिवल्स होते हैं और जो तफरी मकामात होते हैं उनके डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहाँ पे ये तमाम चीज़ें की जाती हैं। लेकिन जब हम कोई ऐसी बात करते हैं कि जिसमें जो इक्तिसादी एतबार से उसमें बेहतरी है, तो फिर वहाँ पे हमारे कौमी सलामती को खतरा हो जाता है। जब हम कश्मीर की बात करते हैं, हमने ये भी देखा कि जो पाकिस्तान के कंट्रोल आज़ाद कश्मीर का जो खत्ता है, इसकी सूरत हाल आपके सामने भी है। और जब हम इंडियंस की बात करते हैं तो वहाँ पे अभी रिसेंटली आप ये देखें कि जो वहाँ पे ऐलान किया गया है कि जो इंडियंस की सब ऑर्डिनेट, मैं ये समझता हूँ ज़ेरे कंट्रोल जो वहाँ पे खत्ता है जम्मू कश्मीर का, तो वहाँ पे इलेक्शंस की नवीद सुनाई दे रही है। और मज़े की बात यह है कि वो लोग जो वहाँ पे जो लोकली जो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, अगर आप उनके इंटरव्यूज़ देखें, अगर आप उनकी राय जानें, आवाम की राय ये नहीं है कि हमें नौकरियाँ दी जाएँ, ये राय नहीं है कि भाई हमें इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए या हमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाए या हमारी महंगाई कम कर दी जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी डिमांड से यही है कि जो हमारे जो नुमाइंदगान आगे जाएं तो ये हमारे हुकूक की बात करें। जो हमारे प्रिजनर्स जो मुख्तलिफ किस्म के जेल्स में वहाँ पे उनको बंदी बना दिया गया है, कैद में रखा गया, उनको छोड़ें। साथ साथ ये कि हमें
खुद इरादियत का जो एक सवाल पैदा होता है, फ्रीडम वोट करने का हमें जो हक दिया जाए कि भाई हम उसको आज़ादी के तहत अपने वोट को इस्तेमाल करें ताकि हम आया किसके साथ रहें, पाकिस्तान के साथ हैं या हिंदुस्तान के साथ हैं, ऐसी बातें की जा रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ बड़ी खुशाइन बात है, बड़े अरसे के बाद जो हमारी कश्मीरी बहन भाइयों के लिए एक नवीद सामने आई, क्योंकि देखते हैं 5 अगस्त 2019 में जो आर्टिकल 370 के तहत जो वहाँ पे मोदी साहब ने उनको एक कर्फ्यू की हालत में रखा था, तो वहाँ पे अगर आज़ादाना इंतखाबात की जाते हैं तो एक मैं ये समझता हूँ गुड साइन है। क्या है इसके पर आप इसका अपना नजर डालेंगे? जी बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, ये बड़ा बर्निंग इशू है पाकिस्तान का भी और खित्ते का भी। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान बनने के साथ ही जब से कश्मीर पे गासबाना और जालमाना कब्जा किया गया इंडियन फोर्सेस की तरफ से, तो तब से लेके आज तक कश्मीरी अपने हक की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। सही, जिन्हें वो प्रेजेंट कर रहा है लोगों के सामने भारत इंडिया कि जी ये दहशत गर्दी है, लेकिन पूरी दुनिया मानती है कि फ्रीडम फाइटर्स जो हैं वो जहां पे भी अपनी हक की आज़ादी के लिए लड़ते हैं तो उसे दहशत गर्दी नहीं कहा जा सकता, वो अपने हक के खुदारियत के लिए लड़ रहे हैं। तो अभी 370 का जो आपने कहा 2019 में जो कुछ किया गया अगस्त में, तो वो दोबारा से गस्ब करने के हुकूक पहले से ही गस्ब किए गए और ऊपर से दोबारा गस्ब करने का मोदी का एक चाल थी, जिसको कश्मीरियों ने माशाल्लाह बड़े ब्लंटली ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया है। पूरे के पूरे वादी में शटर डाउन हड़तालें चली हैं, पाकिस्तान में उनके खिलाफ बड़ा कुछ मतलब के बयानात हुए हैं, दुनिया में बाकी जहां जहां कश्मीरी थे उन्होंने अपनी आवाज उठाई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरह के गासबाना कब्जे से, इस तरह के 370 के तरह जालमाना कानून बनाने से आप किसी की आवाज नहीं दबा सकते। बिल्कुल ऐसे ही कश्मीरियों के साथ जितना जुल्म हो रहा है, जितनी वो लाशें उठा रहे हैं, जितनी वो अपनी आजादी के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं और जितनी फौज वहां पे उन्होंने डाली हुई है इंडिया ने, और जो जुल्म हो रहा है बच्चों के साथ, औरतों के साथ, बूढ़ों के साथ, लेकिन इसके बावजूद कश्मीरियों ने अपना हक अदा किया है और वो डट के खड़े हुए हैं, चाहे वो नौजवान हो, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे औरतें हों, चाहे बच्चे हों, वो हर वक्त अपनी आज़ादी के लिए बिल्कुल खड़े हुए हैं और खड़े रहेंगे। और हम पाकिस्तानी, क्योंकि हम उनके बहन भाई हैं, उनके साथ हमारा दिल धड़कता है, तो हम भी उनकी हक की आज़ादी के लिए जहां जितना हो सकता है हम उनके साथ खड़े हैं। रवायती पॉलिटिशियन इस बार वहाँ पे नहीं है, अगर आपने देखा भी उनकी, अगर रात को हम रिपोर्ट्स भी देख रहे थे, उनके साथ जो यहाँ पे जो लोकल जो उनके नुमाइंदान हैं, जो नए यूथ है वो आगे आई है और बड़े ही मैं ये समझता हूँ एजुकेटेड और बड़े ही स्ट्रेंथन उनकी वॉइस है और बड़े अज़ाइम लेके आगे आए हैं। ऐसे ही लोग जाके अपने मुल्क की किस्मत बदल सकते हैं। और साथ उनका ये भी कहना है कि भाई मसला कश्मीर जो दो जो बड़ी रियासतें हैं सब कॉन्टिनेंट में, हिंदुस्तान पाकिस्तान के दरमियान जो एक वहाँ पे वे ऑफ ऑब्स्टिकल बना हुआ है, तो इसको ओवरकम करने के लिए वो लोग आगे आ रहे हैं। तो क्या ख्याल है इसमें पाकिस्तान का क्या स्टांस होना चाहिए? जी पहले तो बड़ी खुशाइन बात है, नौजवान यूथ जो है उसे वाकई अब आगे आना चाहिए। सही, उसकी वजह यह है कि रवायती सियासतदान और वही पिछले पुराने जो नारे हैं वो अब नहीं चलने चाहिए, और मेरा ख्याल अब चल भी नहीं रहे। शायद यूथ जो है ना वो आजकल बड़ी विजिलेंट है और अपने हक के लिए खड़ी होती है। उसकी मिसाल मौजूद है, पाकिस्तान में देख लें आप, साथ कश्मीर के पिछले दिनों में जो इश्यूज हुए, आपको आटे का बहरान था, कुछ और प्रॉब्लम्स थी, बिजली के जो ना बिलों का मसला था, ठीक है। तो आपके सामने आजाद कश्मीर में हमारे जो भाई हैं, जो बच्चे हैं, उन्होंने अपना खड़ा करके दिखाया। तो देख लें जितने रवायती सियासतदान थे पुराने जितने भी गवर्नमेंट में अपोजिशन में, किसी को नजदीक नहीं आने दिया उन्होंने। ये क्या है? ये विजिलेंसी है और नौजवान आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के साथ साथ मकबूजा कश्मीर में भी अभी नौजवानों तो पहले से बड़े मुतहरक है माशाल्लाह, उनके बुजुर्ग भी और नौजवान, लेकिन ये बात ठीक है कि आज की यूथ जो है वहां पे वो अपने हक के लिए बहुत डट के खड़ी हो गई है और ये बहुत अच्छी चीज है और यूथ को आगे आना चाहिए। मजे की बात है कि जब आजाद कश्मीर की बात करते हैं, रावलाकोट, बाग, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, सोनभद्र वगैरह वगैरह, इन तमाम जो अजला से जब यूथ निकले है तो उन्होंने जो पाकिस्तान से जो मुतालबात किए हैं तो गवर्नमेंट पाकिस्तान मजबूर रही कि उनके मुतालबात को वहाँ पे माना जाए। और इसी तरह से उनको देखा देखी जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में यूथ निकली और फिर वो जो सिटिंग गवर्नमेंट से उनको मजबूर किया कि वो मुल्क छोड़ के भागने के ऊपर वो मजबूर हो गए, मुल्क छोड़ के भागे। इसी तरह जब हम ये देखते हैं कभी जो अभी जो मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, वहां पर भी इस बार यूथ निकली है। देखते हैं कि वहां पे जिस तरह इन दोनों की देखा देखी ने वो लोग आगे निकले हैं तो वो भी वहां पे करके रहेंगे। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आप सिर्फ मकबूजा कश्मीर में नहीं, पाकिस्तान में कश्मीरी जितने भी हमारे बहन भाई हैं, बिल्कुल हमारे दिल उनके साथ धड़कते हैं। मैं बड़ा ओपनली, कई जगहों पर मुझे दोस्त कहते हैं कि आपको ये बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं करता हूँ।
देखें हर शख्स को आजाद सांस लेने का हक है, ठीक है। अब कश्मीरियों को हक होना चाहिए। हम बीइंग अ पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमारे साथ के जो कश्मीरी हैं, पिछले दिनों में कुछ शायद आपने देखा होगा कि हम मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करते हैं, रावला कोट है, कश्मीर के मुजफ्फराबाद है, मीरपुर है और पलंदरी है, बाकी इस तरह के बाग, मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करते हैं, हम जाते आते हैं, देखते हैं दोस्तों को। तो ज्यादातर, अब अक्सरियत में कह सकते हैं कि 80% से भी ज्यादा शायद लोग जो हैं वो पाकिस्तान के साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान के साथ ही खड़े हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन क्योंकि नौजवानों में कहीं ना कहीं कमियां हैं, कहीं ना कहीं वो समझते हैं कि हमारे मसाइल का हल नहीं हो रहा, तो वहां पे भी वो अपनी इंडिपेंडेंस की बात करें कि जी हमें हमारा हक मिलना चाहिए। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे पाकिस्तान हो, हमें भी यही चाहिए कि हम उन्हें कहें कि भाई बिस्मिल्लाह आप आए। हम तो पहले से यूएन भी यही कह रहे हैं, पाकिस्तान का स्टांस यही रहा है कि हमारे आजाद कश्मीर में, मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों को हक दिया जाए, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहें, वो इंडिया के साथ रहना चाहें, वो इंडिपेंडेंट रहना चाहें, हमें कोई इतराज नहीं। यही बात है कि इसको जो वो और ये इंसानी हकूक है, ये उनका हक है कि वो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, उन्हें जीना चाहिए। कोई किसी का हक नहीं पड़ता कि उन पर कदम लगाए या उन पर कोई पाबंदी जो है ना बनाए रखे। शानदार। क्योंकि जब हम अपने यूथ की बात करें, यंगस्टर की बात करें, जो पढ़े लिखे जो हमारे यंगस्टर होते हैं, ये अपने मुल्क की बात को संभालते हैं और यही हमारा फ्यूचर होते हैं। मुख्तलिफ किस्म के जो हम यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जो हमारे मुख्तलिफ किस्म के जो इदारे हैं, तो वहाँ पे ये जो यूथ है, जब हम इनकी खपत करेंगे, इनको वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी देंगे तो ये अपनी वो स्किल्स के ज़रिए से अपने मुल्क की मैशियत को संभालेंगे। लेकिन मोहम्मद आलम साहब, बड़े दुख के साथ ये बात मैं आपके सामने रखूँगा कि पिछले 1.5 साल में 18.5 लाख से ज़ायद जो हमारे पढ़े लिखे जो यंगस्टर थे, जो बच्चे थे, ये मुल्क छोड़ने पे मजबूर हुए या मुल्क छोड़ के यहाँ पे चले गए। तो क्या देखते हैं कि अगर ये यंगस्टर जिनको हम अपने मुल्क की आबियारी के लिए हमने ट्रेन किया, स्किलफुल किया, अब वही मगर मुल्क छोड़ के अगर जा रहे हैं, तो क्या ये हमारे हुक्मरानों को और हमारे जिम्मेदारान को, हमारे इदारों को क्या इसके ऊपर सोचना नहीं चाहिए? क्या कहेंगे इसके? थैंक यू वेरी मच। आपने एक बुनियादी, पहले भी हम शऊर की बात कर रहे थे, ये शऊर का एक और हिस्सा भी है। पहले आप वाला के बच्चे क्यों छोड़ रहे हैं, बच्चे क्यों ना छोड़े। आपका बहुत बड़ी सैलरी होगी एक बंदे का, तो तकरीबन एवरेज हमारा 1 लाख होगा, 50,000 तो चला गया फीसों उसमें, बिजली के बिलों में। अभी ये पेरेंट्स अपने बेटे को, बेटी को पढ़ा के MS BS कर लेते और वो उसके बाद उसको अपॉर्चुनिटी का तस्वुर ही नहीं हो सकता। और उनको जब वहां से आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा हो जाए, पब्लिक स्कूल में चला जाए, पब्लिक स्कूल में उसकी 20,000, तो ये कैसे अपने आप को आगे ले जाएगा। हमारे पास तो आखिरी रास्ता, क्योंकि तालीम के लिए तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही, ऑनेस्टली जो हो चुका है उस पर भी आगे जा रहे, तो ये बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। हमारे पास तो सिर्फ एक मेन सोर्सेज रह गया, मेन पावर रह गया, और वो भी वही लोग जा रहे हैं जो जिसका कुछ बस चले कि कम से कम इतने पैसे दे दे कि वो चले जाए बाहर। ये हमारे पास ये एक वो है। दूसरा शऊर का फिर मैं आ जाता हूँ, हमारा बुनियाद बिल्कुल ही कमजोर है। बुनियाद क्यों कमजोर है? हम पढ़ाई के लिए बच्चा भेज देते हैं, हम पूछते नहीं है, हम उसको ऑर्गेनाइज नहीं करते। ये पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी है। बच्चा गया सुबह सवेरे से, वापस ही आ गया, पेरेंट्स कहाँ बिजी है, ऑफिस में 5-6 बजे तक, वहां से आके फिर वो या तो टीवी के साथ या मोबाइल के साथ बिजी रहता है। बच्चे ने वहां पढ़ा 8 घंटे, बहुत मेरी बात करें आप। आगे मैं जा रहा हूँ, बहुत ये बुनियादी तौर पे जो बच्चे हमारा कमजोर तरीन पोजीशन में अभी बता रहा हूँ। बच्चा गया वहां पढ़ाया 8 घंटे या 6 घंटे, 6 घंटे पढ़ाई होती है, वहां से थका हुआ आ गया। कुछ घरों में न माँ होता है न बाप होता है, माँ सी उसको संभालती है, और कुछ घरों में कम से कम माँ होती है, लेकिन कुछ वही में से उन माँ को ये पता नहीं चलता कि कैसे पढ़ाए, उसको स्टैंडर्ड बढ़ गया है। उसके बाद ये बच्चे को कितना, एक तो उसने फीस दे दिया, दूसरा उसने ट्रांसपोर्ट कास्ट कर दिया, तीसरा उससे डबल वो घर के लिए ट्यूशन भेज दिया। कितना परेशानी। अभी इस बाप का काम है, बाप आ गया फिर बाप पे आ जाती है, क्या आपने इस बच्चे को ऑर्गेनाइज किया है कि वो 9 बजे सो जाए? नहीं।
बच्चा 11 बजे 12 बजे अपने बाप के साथ सो जाता है और सुबह सवेरे फिर उसको जगह जगह के ले जाते हैं क्लास में 6 बजे 6 घंटे आपने पेरेंट्स को टीचर के पास भेजा, वो तो सोता है, आधा सोया होता है, वो प्रेजेंस ही नहीं होता, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। मीन्स कि जब हम अपने बच्चों को खुद से केयर नहीं करेंगे तो किसी दूसरे को इतनी केयर नहीं होती, चाहे आपकी इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि ये जिस हम ट्राइंगल की बात की, सबसे बड़ी बच्चा होता है स्टूडेंट्स, उसके एक एंगल के ऊपर उसके टीचर्स होते हैं और साथ उसके पेरेंट्स होते हैं जी। ये दोनों कुव्वतें मिलती हैं तो फिर वो बच्चे की जिंदगी बनती है, वो एजुकेशन हासिल करता है। अगर ये बॉन्ड पेरेंट्स और उस्ताद का बढ़ गया तो कोई उसको रोक ही नहीं सकता, वो इतना आगे चला जाएगा। लेकिन हमारा पेरेंट्स क्या कहता है, मैंने पेमेंट कर दिया और मेरा बच्चा टॉप क्यों नहीं हो रहा वो पेमेंट को बेस करता है चाहिए जाए कि उसको खुद से मतलब इन्वॉल्व होना चाहिए, और जब तो खुद से इन्वॉल्वमेंट है उसकी नहीं होगी तो उसे अगर वो जैसे अगर वहां पे ये इस बेस कर रहा है कि भाई मैंने इतना पे किया तो हमारा बच्चा गुड मार्क्स क्यों नहीं ले रहा, अच्छे ग्रेड्स क्यों नहीं ले रहा, तो मेरे ख्याल में ये चीजें वहां पे जचती नहीं है, लेवल नहीं हो रही। इनका सोल्यूशन भी है। अभी सोल्यूशन यह है कि पेरेंट्स नहीं है, घर में बच्चा चला जाता है मासी के साथ, वो तो मासी से क्या सीख जाएगा। जिस तरीके से हमने अभी एक चक्षाजात में ये शुरू किया है, बच्चे को 2 से लेकर 4:30 बजे तक हम उसको वही घर का काम करवा देते हैं। वो बेशक चला जाए घर में, ये एक थोड़ है, लेकिन वो भी थोड़ इतना नहीं है जब तक पेरेंट्स ने खुद इन्वॉल्वमेंट न किया हो। और उसी में भी पेरेंट्स पूछ ले कि मेरा बच्चा अगर 4:30 बजे तक है तो उसने कितना आउटपुट किया, प्रोडक्टिव कितना है, कोई पूछ नहीं। पर वैसे भी जब सेकंड डे में बच्चा जब स्कूल के लिए आता है तो सारी सी बात है, और मेंटली तो प्रिपेयर ही नहीं होता कि 4 बजे तक कौन बैठा रहे। तो इससे क्या बेटर ये नहीं है जो आपका घर का माहौल अच्छा हो, ताकि 2 बजे 1 बजे आपका बच्चा आ जाए, उसके बाद पेरेंट्स को ये चाहिए कि भाई उसकी लुक आफ्टर करे, अपने घर के माहौल में उसे एडजस्ट करे, साथ उसका टाइम दिया जाए ताकि बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत ही ना पड़े। लेकिन जब एक्स्ट्रा क्लासेस हम उस बच्चे की कोचिंग खुद से नहीं करते तो तब जाके हमें मजबूरन जो नींद ही पूरा नहीं करते, वो बच्चा परेशान रहता है, हर वक्त तो मेंटली बिल्कुल कमजोर हो जाता है। जबरदस्त। डॉक्टर साहब आपकी तरफ जब बढ़ेंगे कि चूंकि जब हम सुबह से लेकर शाम तक कोई काम हो या ना हो लेकिन हम अपने आप को मसरूफ रखते हैं, टाइम नहीं है, जिसके पास आज के दोनों कुछ भी नहीं है, टाइम उसके पास भी नहीं है, इसके बावजूद जब हम ऐसे सोशल जो इवेंट्स होते हैं, सोशल वर्क की तरफ हम लोग नहीं अपने आप को लेके जाते हैं, हम बार बार लोगों को बता भी रहे होते हैं, खुद भी मुख्तलिफ किसी के इवेंट्स में जा रहे होते हैं, तो ये एहसास जिम्मेदारी इंसान का कब पैदा हो और कब पैदा होना चाहिए कि भाई अपना तो इंसान तो जी लेता है तो मजा तो तब है दूसरों के लिए जिया जाए, ये एहसास कब पैदा हो? देखिए, एक तो होता है हमारे पास टाइम नहीं है ना, तो हम ये टाइम किस तरह मैनेज कर रहे हैं, नहीं गुजारते, क्या करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम क्या कर रहे होते हैं, मोबाइल में मसरूफ है, फजूलियात में। मैं एक हदीस आपको सुनाता हूँ, पहले भी सुना है कि इराज़िल्लाहि अन सुब्हानहु व तआला इश्तिगालिन बिमा ला यानी, जब अल्लाह किसी कौम से नाराज हो जाता है ना, किसी कौम से, तो वो ऐसे लायाने में मशगूल होता है जिससे न दुनियावी फायदा है न उखरवी फायदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये कितनी यानी इस जमाने के लिए कितना, आज हमारे बच्चों के हाथों में जैसे फरमाया हजरत ने कि मोबाइल देकर उसको आपने कहां से कहां तक पहुंचा दी। बुनियादी चीज होता है वो तरबियत के साथ साथ माहौल। जब आप माहौल में रहेंगे ना तो वो तालीम कम भी हो ना, कम भी, तो इंसान काबिल होता है। लेकिन जब आप माहौल से दूर हैं, बड़े तालीम भी आप जापान में लोग मेट्रिक सीखने के बाद उसको हुनर सिखाया जाता है, बड़े तालीम पे तवज्जो नहीं देते, वो माहौल को देख करके उसको सिखाया, प्रैक्टिकली सिखाया जाता है कि आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है। यहाँ हम MBA BA और PhD करके डिग्री लेकर घूम कर रहे हैं, हमारे पास हुनर की भी कमजोरी होती है, हमारे पास ये चीजें भी हम नहीं कर रहे हैं। ये असल में ये जो बड़ी सगीर से तालीम का तकसीम हुआ है ना, तालीम का एक असरी और एक दीनी, वो असरी एक लोगों के हिस्से में आ गया, दीनी दूसरे लोगों के हिस्से में आया। मैं बस एहतराम अर्ज करूंगा, जो दीनी तालीम जिनके कब्जे में आया ना वो टॉप पे जा रहा है। और आपको बता दूं, आपके इल्म में लाऊं,
150 ممالک کے بچے دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے پاکستان آتے ہیں ماشاءاللہ. اور سب سے جب دینی تعلیم کا مقابلہ ہوتا ہے پوری دنیا میں تو 35 سال سے پاکستان جیتتا ہے, ٹاپ پہ عالم آدمی. آج بھی جیتا ہے مفتی تقی عثمانی صاحب, ٹاپ پہ آئے ماشاءاللہ. ادھر جب ہم پوری قرآن کو دیکھتے ہیں تو پورے عرب میں قرآن نازل ہوا ہے, 5000 حفاظ تیار کرتے ہیں, اور پاکستان کی دینی تعلیم اونلی پاکستان 1,14,000 اسٹوڈنٹ تیار کرتے ہیں. جو تعلیم ان کے ہاتھ میں آیا ہے وہ حکومت پہ بوجھ بھی نہیں ہے, 1 روپے جو ہے ان کے لیے نہیں رکھتے ہیں, بالکل وہ ٹاپ پہ جا رہا ہے. لیکن کیا جو عصری تعلیم جو حضرت فرما رہے ہیں نا, وہ جو عصری تعلیم ان کے ہاتھ میں آیا, آپ کے پاس ٹاپ لیول کا ڈاکٹر ہے, آپ کے پاس ٹاپ لیول کا سائنسدان ہے, آپ کے پاس کون سا ملک ہے جہاں سے کوئی باہر کی دنیا آپ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں؟ کوئی ایک بھی نہیں. اور امریکہ سے لوگ یہاں دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں, لندن کینیڈا سے آتے ہیں, یورپی میں 20-22 ملکوں میں گھماؤں, وہاں لوگوں سے پوچھا بچے یہاں پڑھتے ہیں. یہاں سے لوگوں نے وہاں فون کیا کہ بھائی مفتی صاحب آ رہے ہیں یہاں, کیوں؟ یہاں ایک چیز ہمارے ہاتھ میں آئی ہے نا, اس کو ٹک چلائے. یہ ادھر جو جس کے ہاتھ میں آئی ہے نا وہ انصاف نہیں کرتے. میں آخری بات کروں, ہم ادھر بھی جائے ادھر جائے, جتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کر لینا, یہ کچرا نہیں, کچرا جب آپ ادھر رکھ کے سارا دن اس سے مکیا ادھر ادھر کرتے رہو نا, یہ مکیا اٹھا نہیں سکیں گے آپ. لیکن آپ نے کچرا اٹھایا باہر پھینک دیا نا تو مکی نہیں آئے گی. اس ملک میں جب تک انصاف نہ ہونا, انصاف, اور یہ حکمران چاہے وہ حساس اداروں میں ہو, وہ سیاستدانوں میں ہو, وہ ڈاکٹر میں ہو, وہ علماء میں ہو, ان کی عیاشیاں جب تک ختم نہ ہو, اسٹیٹ پاور نہ ہو, تو یہ چھوٹی موٹی گیلے ہم کریں گے لیکن ملک میں ٹھیک نہیں ہونا. شاندار بات آپ نے ایک پوائنٹ ہمارے سامنے رکھا کہ جب ہم دینی تعلیم کے اعتبار کی بات کرتے ہیں تو انٹرنیشنلی جو اسٹوڈنٹس ہمیں جوائن کرتے ہیں, اور جب ہم اصلی تعلیم کی بات کرتے ہیں تو پھر یہاں پہ جو پاکستانی اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یہ جگہ فارن کنٹریز کا جوائن کرتے ہیں, تو یہ ایک فیلئر پایا جاتا ہے. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ 3 فیکٹرز ہو سکتے ہیں کسی ملک کی اکانومی کو, یا کسی ملک میں ڈس آرگنائزیشن کو, یا کسی ملک کی خراب صورتحال کو اجاگر کرنے میں. سب سے پہلے آپ کے سیاستدان ہوتے ہیں, آپ کا عدلیہ ہوتی ہے, اور ساتھ آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے. ہم نے جو دیکھتے ہیں کہ بینگ اسلامک کنٹری, ہم غزہ کی بات کرتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں فلسطینی کی بات کرتے ہیں, تو کہنے کے لیے تو ہماری اسلامی فوج ہے, اور اس کے جو جنرل بھی پاکستانی ہیں ماشاءاللہ, جو اس کے چیف ہیں. لیکن آخر ایسے کیا وجہ ہے کہ اتنے اسلامک ممالک ہونے کے باوجود صرف 1-2 کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو, ایک ایران ہو گیا, 1-2 ملک ہے, اردن وغیرہ ہو گیا, ان کو چھوڑ کے کوئی کھل کے سامنے نہیں آ رہا. اور اگر کھل کے سامنے آتا بھی ہے تو میرے خیال میں وہ بس یہ بات کرتا ہے کہ بھئی کچھ ایسی ان کے افہام و تفہیم کے تحت معاملات کو حل کیا جائے. وہ آگے سے کوئی اس کو للکارتا نہیں, پکارتا نہیں ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب, اس کا مین چیز سب سے بہتر یہ ہے کہ للکارا یا کسی کو سامنے ہو کے دھمکایا کیسے جاتا ہے. ہم بھی مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کی جائے گی, ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے رستے پہ چلیں گے تو ہمارے دل بھی بہادر ہوں گے, ہم بہادر ہوں گے. جب سنت ہوگی, اب دیکھیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان سارے بھائی ہیں اور ایک جسم کی مانند ہے, ایسا ہے. تو جب جسم کسی ایک حصے میں درد ہوگا تو وہ پورا کا پورا جسم اسے محسوس کرے گا. لیکن کیا آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ محسوس کیا جا رہا ہے؟ نہیں محسوس کیا, دیکھا جا رہا ہے. 56 سے زیادہ اسلامی کنٹریز ہیں, لیکن صرف اور صرف جو ہے نا خالی بات چیت پر مذمت کی جاتی ہے, اور یہ باعث شرم ہے ہمارے لیے. شرم کیوں ہے؟ یہ ہمارے لوگوں کے لیے, ملت اسلامیہ کے لیے باعث شرم بات ہے معذرت کے ساتھ, کہ یہاں پہ کتنے بڑے لوگ, کتنے بڑے ملک ہیں جو بڑے مالدار ملک ہیں, عرب کنٹریز ہیں, پاکستان ایٹامک کنٹری ہے, لیکن یمن جیسا چھوٹا سا ملک جو ہے وہ کتنا ڈٹ کے لگا ہوا ہے. لبنان والے لگے ہوئے ہیں, ایران والے بھی لگے ہوئے ہیں, لیکن بڑی شرم کے باعث ہے. میں تو بڑا یہ سخت الفاظ کہتے ہیں, مجھے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہمیں شرم آنی چاہیے. بینگ مسلم, یہ 56 اسلامی ملکوں کی جو فوج ہے وہ ستو پی کے سوئی ہوئی ہے, اور اس کے جو چیف ہیں جنہیں ہم پہ, جب پاکستان کے چیف تھے تو ہمیں ان پہ بڑا فخر ہوتا تھا, اور وہ وہاں پہ موجود ہیں. کوئی شخص بات نہیں کر رہا. بھائی ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اٹھ کے جا کے اسرائیل کو مارنا شروع کر دیں, لیکن جب اسرائیل غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہا ہے, اسکولوں اور اسپتالوں پہ بم مار رہا ہے, تو کیا آپ لوگ یار اتنی حمیت اور غیرت نہیں ہے کہ آپ کم از کم اس کا اس طریقے سے اسے جواب دیں کہ اسے آنکھیں آئے وہ پیچھے ہٹے؟ لیکن سارے کے سارے چپ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اپنی اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں.
معذرت کے ساتھ اپنے اپنے جو مفادات میں لگے ہوئے ہیں. اور جب بندہ اپنے مفادات میں اپنی عیاشیوں میں اور دنیا کے گھمن گھیریوں میں لگ جائے گا اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ذہن میں نہیں ہوگی تو معذرت کے ساتھ وہ چاہے عام انسان ہو, چاہے حکومتیں ہوں, چاہے جتنے بڑے کوئی جو ہے نا لیڈرز ہوں, وہ بزدل ہو جاتے ہیں. اور معذرت کے ساتھ آج 56 اسلامی ممالک کی OIC بھی اور اس کے جو لوگ ہیں, مجھے بڑی شرمندگی کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ انہیں وہ جو حق ادا کرنا چاہیے وہ بہادروں کی طرح وہ نہیں کر رہے, بلکہ بزدلوں کی طرح بیٹھ کے صرف اور صرف بیان لا گئے. اس میں ایک بات بتا دوں کہ اصل میں اسلام کے ایک مزاج ہے, جو اگر ہم اس مزاج کو سمجھے, اس پہ چلے نا, کوئی ٹینشن نہیں. اور ہم اپنے عقلوں سے چلتے ہیں نا, عقل تو ہر جگہ نہیں چلتی, وہ تو کہیں جا کے کم. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, جیسے بھائی نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے جب آپ کے اندر ایمانی جذبہ ہو. آپ وسائل کو نہ دیکھیں, وہ جنگ بدر سے لے کر کے ہمارے پڑوس ممالک, آپ لوگ نام لیتے ہوئے آپ لوگ ناراض نہ ہو, طالبان تک, کیا اس سب جنگیں جب ہم نے جیتے ہیں تو ہم وسائل میں کم تھے؟ بالکل کم تھے, لیکن ہم جذبت ہے تب جا کے ہم نے جیتی. اور اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوگا, سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا. وہ جنگ بدر کے لیے اور آج کے مسلمانوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک قانون ہے, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. آپ تھوڑے بھی ہو کر پہ آپ کے اندر جذبہ ایمانی ہو تو آپ زیادہ پر غالب ہوں گے. اور میں آخر بات بتا دوں, ابھی اس وقت دنیا 3 حصوں میں تقسیم ہے. ایک مسلمان ہے صاف, اور ایک سافر کافر ہے, اور ایک مفاد پرست ہے. یہ 3 حصوں میں, جس کو ہم مفاد پرست کہہ سکتے ہیں, منافقین کہہ سکتے ہیں, منافقین کہہ سکتے ہیں. تو یہ جو منافقین ہے اس وقت سب سے زیادہ تعداد میں یہی ہے, اور یہ دونوں میں ایسے نہیں کہ ادھر بھی تو ادھر بھی ہے. یہ جو مقابلہ ہے اس وقت, یہ اس وقت مسلمان کمزور ہے. کیوں؟ منافقین زیادہ ہے. یہ علم میں کیا ہوگا پتہ ہے, اس 2 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی. ایک صاف کافر ہوں گے اور ایک صاف ستھرے مسلمان ہوں گے. یہ ایک منافق ختم ہو جائیں گے, پھر یہ 2 حصوں میں ہو جائے گی. اور ایک کے جو کافر ہوں گے ان کی نمائندگی کریں گے دجال, اور مسلمانوں کی نمائندگی کریں گے امام مہدی. آپ کی مراد یہ ہے کہ اب یہ جو اہم بات کر رہا ہوں, یہ دونوں کیا کریں گے؟ نمائندگی کریں گے. اس وقت بھی مسلمان کم ہوں گے, 85% لوگ ہوں گے دجال کے ساتھ, 15% لوگ ہوں گے امام مہدی کے ساتھ. لیکن کیا ہوگا؟ دونوں کا ٹکراؤ ہوگا, امام مہدی جیتے گا اور مسلمان وانتم العالون, مسلمان پھر غالب ہوگا. اس وقت بھی جذبہ ایمان. شاندار بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج کل ہماری جو سیاست ہے خان صاحب سے شروع ہوتی ہے. عمران خان صاحب جیل میں ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا 21 کو جلسہ ہوگا نہیں ہوگا, عدالت کے ہم یہ ترامیم کر رہے ہیں خان صاحب کو مزید جیل میں رکھنے کے لیے, ججوں کو اپنے انڈر کرنے کے لیے ہم ایسے ایسے یہاں پہ چینجز لا رہے ہیں, آئین کو توڑ رہے ہیں, رات کے اندھیری میں جا کے فیصلہ کر رہے ہیں. ہم اس حد تک نہیں سوچتے کہ بھائی جو چیز اگر یہاں پہ کسی بھی آئین میں اگر یہاں پہ اگر یہاں پہ آپ اس کو چینج کرنا چاہتے ہیں تو ایٹ لیسٹ 224 آپ کے لوگ ہونا چاہیے آپ کی نیشنل اسمبلی میں, اور 74 ہونا چاہیے آپ کے سینٹ میں. ان کے لیے ہم دن رات ایک کرتے ہیں. اب میں خود حیران ہوں کہ بھائی آپ ان چکروں میں پڑے ہو تو آپ کا جو معیشت کا کیا حال ہے, آپ کے عوام کہاں پہ جا رہی ہے, آپ کے ملک کی صورتحال کہاں جا رہی ہے, اس طرح کو سوچتا ہی نہیں. سارے سر اپنے ذاتی مفاد کے لیے یہاں پہ لگے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ جی بالکل 100% درست بات ہے. یہاں سب سے بڑے مسائل کی جو جڑ ہے نا وہ مفاد پرستی ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں جب سے پاکستان بنا, شروع کے مرحلہ 8 یا 10 سال کو چھوڑ کے, اس کے بعد سے دیکھ لیں کہ آج تک ہر شخص اور ہر پارٹی اپنے اپنے مفادات کو لے کے چلتی رہی ہے, جس میں ہمارے لوگ بھی شامل ہیں, جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی شامل ہیں, جس میں باقی لوگ بھی شامل ہیں. یہاں پہ اکثریت آپ 100 میں سے 80% 85% لوگوں کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مفاد پرستی کی طرف چل رہے ہیں. وقت جو ہے نا اپنا جہاں جہاں جس کا ہو سکتا ہے وہ مینیج کرتا ہے اور اپنی حکومتیں گزارتے ہیں, اپنے مفادات لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہیں ملک کی فکر ہے, جنہیں عوام کے ساتھ ہمدردی ہے, لیکن وہ اگر کہیں آگے آ بھی جاتے ہیں تو انہیں چلنے نہیں دیا جاتا. آج مسائل اسی وجہ سے ہیں کہ جہاں پہ اپنے مفادات کو چھوڑ کے ملک اور عوام کے لیے سوچنا پڑے گا. آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہ قانون کی عملداری کے لیے مین چیز یہی ہے, قانون موجود ہے پاکستان میں. آپ جو ہے نا جی 73 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اسے اگر پڑھیں تو یقین کریں دل راضی ہو جاتا ہے. کیا شاندار لوگ تھے جنہوں نے وہ کس طرح بیٹھ کے ایک ایک چیز کو ایسے واضح کیا ہے نا, پڑھ کے مزہ آ جاتا ہے. اس وقت آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ یار یہ کچھ بھی ہمارے پاس ہے.
लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, तो इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? जैसे हमने इस्लाम का हाल किया, जो चीज़ अच्छी लगती है हम उसको अपना अप्लाई करते हैं, जो चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें नींद आती, सुबह नमाज नहीं पढ़ते, रात की नमाज हम नहीं पढ़ते, असर टाइम नहीं होता, और फिर चले कभी कभी ये जुमा पढ़ लिया। मतलब ये हाल हमने अब इस्लाम का भी किया, हम नाम नहाद मुसलमान भी रह गए और नाम नहाद हम पाकिस्तानी भी रह गए। यही बात है, हम इधर के रहे, नाम उधर के रहे, और फिर एकदम जिंदगी शाम आधे तीतर और आधे बटेर। आलम साहब, पाकिस्तान का निज़ाम तालीम जो रीढ़ की हड्डी रखता है, मैं ये समझता हूँ कि जो आने वाले जो हमारे मेहमान बच्चे होते हैं उनको प्रोग्रेसिव करने के लिए इसके ऊपर क्या इस्लाहत लाई जाए कि मज़ीद बेहतर हो जाए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन इस्लाहात का हल नहीं। गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है कि इस्लाहात ले, सिर्फ अपनी मदद आपके तहत पेरेंट्स या प्राइवेट इंस्टीट्यूट कुछ ना कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हर बंदा स्कूल कॉलेज में, अभी मैं आपको एक बात बता दूं कि 20 तक पहुंच जाता है, 20 की डिग्री होती है, बच्चों को ये पता नहीं होता कि मेरा एम क्या है, मैंने कहाँ जाना है, और मैंने इतना पढ़ा, वालिद ने इतना खर्चा किया, तो वो मेरा एम क्या है। इस्लाहात तो अभी आप आईन के बारे में कर रहे हैं, कितने न दिन देखते हैं न रात देखता है गवर्नमेंट। क्या ये एजुकेशन के लिए, क्या ये इंसाफ के लिए, क्या ये माश के लिए, या कोई और के लिए गवर्नमेंट ने कुछ किया है? कुछ भी नहीं कर रहा। तालीम को तो गवर्नमेंट बुनियादी हक है कि गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट ने तो उसको पसे पुष्ट डाल दिया है। अभी रहता है अपनी मदद आपके तक, अगर पेरेंट्स के साथ खुद कुछ न कुछ सोर्सेज हो, और पेरेंट्स का जहन सिर्फ यही है कि मैंने बच्चा तरबियत में नहीं बनाना, उसने पास होना है, डिग्री, पैसा। शानदार, जबरदस्त आपने बात की। प्रोग्राम घड़ी खत्म हुई और बहुत अच्छी चीज यहाँ पर डिस्कशन जारी थी, और अभी हमारे और भी काफी सवाल थे जिनका हमने निगाह दौरान थी, लेकिन मुझे बार बार बताया जा रहा है कि भाई घड़ी खत्म है। मैं सिर्फ एक मिनट मुझे दे दीजिए, और मैं सिर्फ आखिरी जो पैगाम लूंगा, 1 मिनट हमारे पास है, उसमें आखिरी पैगाम देना चाहिए हमारे आवाम को। जी, मैं सिर्फ आवाम को नहीं बल्कि गवर्नमेंट को और जो ताकतवर लोग हैं उन्हें भी पैगाम देना चाहूंगा। आवाम को ये कि अपने हक के लिए खड़े जरूर हों। ठीक है, हक के लिए खड़े होंगे तो अपनी नस्लों के लिए कुछ कर सकेंगे। अपना तो जो गुजार चुके हैं वो गुजर गया, लेकिन अपनी आने वाली नस्लों के लिए अपने हक के लिए खड़े हों, हक के साथ खड़े हों, सीधी और साफ बात करें। दूसरी चीज है कि जो हुकूमत वक्त है और इक़्तिदार वाले लोग हैं उनके लिए कि खुदारा आप अपने मफादात के साथ साथ अवाम और मुल्क के भी देखें। मुल्क बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहा है, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज वाकई नजर आ रहा है। तो सारे, मेरी एक गुजारिश ये है कि पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट से भी, अदलिया से भी, पॉलिटिशियन से भी, कि ये सारे मिल के बैठ के आने वाले 50 साल का लाहेमल बनाएं, जो मुल्क के लिए और अवाम के लिए कुछ कर गुजरे, उसके लिए कुछ सोचें आप। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आप यहाँ पर तशरीफ लाए, हमारे साथ जनाब मोहम्मद आलम साहब, ज़बरदस्त आपने गुफ्तगू की, और एजुकेशन जो अक्सर जो मकसद था वो हमारे सामने रखा। बहुत शुक्रिया। इनामुल्लाह के बासी साहब हमारे साथ थे, आप पॉलिटिशियंस भी हैं, उसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्सेज के एतबार से जो आपके जो काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि एक ज़बरदस्त किस्म का आपकी खिदमत हैं जो देखी भी जाती हैं और महसूस भी की जाती हैं, और वो काम भी करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। उनके साथ से डॉक्टर सफ़ीउल्लाह साहब, अपनी जो एक समाजी वर्क के सामने जो आपने हमारे तमाम सुनने वालों के सामने रखा कि रब करीम उसके ऊपर रहम फरमाता है कि जो दूसरों की खिदमत करता है। थैंक यू सो वेरी मच। मोहम्मद इजाज़ बशीर को इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले एक बात मैं जरूर आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमारे गवर्नमेंट कोई भी हो, हमारे इदारे कोई भी हों, लोग कोई भी हों, लेकिन ये बात हमारे ज़हन में रखनी चाहिए कि मुल्क हमारा है और हम इस मुल्क से हैं। जब तक ये मुल्क रहेगा तो हम रहेंगे, और जब तक ये मुल्क नहीं है फिर हम भी किसी काम के नहीं रहेंगे। अपनी पहचान हमारा पाकिस्तान है। पाकिस्तान के लिए हम सबको दिन रात एक हो के मेहनत करनी पड़ती है, तब ये जाके मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की की मनाजिल तय करेगा। एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।